अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है और आपको म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप खुद का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको कुछ टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि एक बार हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद हमें क्या करना है। हमारे YouTube चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी में आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको खुद का इन्वेस्टमेंट केवाईसी करना होगा। केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट या फिर नो योर कस्टमर। केवाईसी का एक सिंपल फॉर्म होता है और उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। लाइक एक फोटोग्राफ आपको देना होगा, पैन कार्ड कॉपी देना होगा, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर इलेक्शन आईडी कार्ड देना होगा। और इन सारे डिटेल्स के साथ आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी के लिए आप फिजिकली अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऑफिसेज में जा सकते हैं, कैंप्स या कार्बी के ऑफिस में जा सकते हैं। और आजकल ज़्यादातर जो ऑनलाइन पोर्टल्स है वो वीडियो केवाईसी करते हैं। लाइक हम भी अपने कस्टमर्स के लिए वीडियो केवाईसी करते हैं। तो वहाँ पर आपको फिजिकली किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपना केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी आपको सिर्फ एक बार करना होता है और एक बार आपने अपना केवाईसी कर लिया तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी भी स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खुद का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको इन 4 चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो इसे हम गोल्स बोलते हैं। आप खुद के लिए गोल्स डिसाइड करेंगे। सपोज आप रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं या फिर बच्चों के एजुकेशन या मैरिज के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं या फिर आपको कोई घर खरीदना है उसके लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं या फिर आपको कार खरीदना है उसके लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो इन सारे गोल्स को पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं और आपको अपने लाइफ में करना क्या है। तो एक बार आपने अपना गोल्स डिसाइड कर लिया तो वहां पे आपको एक रफली अमाउंट भी डिसाइड करना होगा कि उस गोल को पूरा करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। और साथ ही यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन का भी पता चल जाएगा। सपोज आप खुद के लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आप कितने साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लाइक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 40 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन भी पता चल गया। सपोज आप 20 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा रिटायरमेंट के लिए वो होगा 20 ईयर्स का। सेकंड, आप करेंगे खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग। बिना रिस्क प्रोफाइलिंग किए हुए कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें क्योंकि मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट गलत होगा। तो रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको यह पता चलता है कि आप एज अ इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकते हैं या फिर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे वेबसाइट फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी पे फ्री पे रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको यह पता चलेगा कि आप कंजर्वेटिव, मॉडरेट या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। सपोज आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता है तो वहां पे आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा रिस्क ले सकता है तो वहां पे आप थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी में ले सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वहां पे आपका इक्विटी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। थर्ड, आपको खुद का इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करना होगा। दैट इज आप कितने सालों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखें। 5 ईयर्स से कम के इन्वेस्टमेंट होराइजन में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना ज़्यादा होगा 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, उतना ही आपका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा। नंबर 4, आपको खुद का एसेट एलोकेशन डिसाइड करना होगा। एसेट एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सेविंग्स है
उस सेविंग्स का कितना पोर्शन आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और कितना पोर्शन आप डेट में रखेंगे। क्योंकि आप कितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप कितना भी ज़्यादा रिस्क क्यों ना ले सकते हो, आप पूरा पैसा इक्विटी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का है, तब भी 60 to 70% से ज़्यादा कभी भी इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। नाउ अभी तक हमने अपना इन्वेस्टमेंट केवाईसी कर लिया, गोल्स डिसाइड कर लिया, रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिया, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया और साथ ही एसेट एलोकेशन भी डिसाइड कर लिया। अब हमें जानना है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह के स्कीम से स्टार्ट करना चाहिए। एज अ न्यू इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो कभी भी 3, 4, 5 या 6 फंड से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को इंक्लूड नहीं करें। 6 फंड भी आप तभी रखेंगे जब आप किसी इंटरनेशनल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं तो आपके लिए 3, 4 या 5 फंड्स सफिशिएंट है। इतने नंबर ऑफ फंड सफिशिएंट क्यों है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जरूर जानेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हमारा फर्स्ट फंड हो सकता है एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो यहां पे मैंने आपके लिए 3 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। यहां पर आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, नंबर ऑफ स्टॉक्स, मिनिमम SIP अमाउंट, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि ये फंड फिलहाल इन्वेस्टर्स का कितना पैसा मैनेज कर रहा है। बेंचमार्क का मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस बेंचमार्क में जो भी स्टॉक्स हैं उसमें ही करेगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स का मतलब ये हुआ कि इस फंड ने कितने स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। मिनिमम SIP अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आप इस अमाउंट से इस फंड में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे कितना चार्ज करता है। एग्जिट लोड का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी फंड से निकलना चाहते हैं तो आपको उस फंड से कितने समय बाद निकलना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगे। यहां पर अगर आप नंबर 1 फंड को देखें दैट इज HDFC इंडेक्स फंड, तो इनका AUM है अबाउट 7,400 करोड़ का। बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इन्होंने 50 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। आप 100 रुपीज़ से इस फंड में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.20%। और अगर आप इस फंड से 3 डेज से पहले निकल जाते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा और 3 डेज के बाद अगर आप इस फंड से निकलते हैं तो किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ये ऑल 3 फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन फंड्स को फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। ये फंड सिंपली निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं उनका जो भी वेटेज है उसी वेटेज में उन्हीं स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज होती हैं। यहां पर आप निफ्टी 50 के टॉप 10 होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इन्हीं स्टॉक्स में करेंगे और उनका वेटेज भी ऐसा ही होगा। लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में 10.98%। तो ये फंड्स भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में अबाउट 10.98% का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC, TCS और ITC। निफ्टी 50 का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स का जो टोटल वेटेज है आउट ऑफ 50 स्टॉक्स वो होता है 58% का। यहाँ पे साथ ही आपको टॉप 10 होल्डिंग में कोई भी PSU कंपनी नहीं मिलेगी। साथ ही जो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे ये इंडेक्स फंड है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं करता है। यहाँ पे इनका बेंचमार्क ऑफ कोर्स है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो इन सारे फंड्स का रिटर्न जो है वो उनके बेंचमार्क दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स से हमेशा ही थोड़ा कम होगा। इन फंड्स का इनके इंडेक्स फंड से रिटर्न इसलिए कम आता है क्योंकि ये फंड्स आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं और साथ ही यहाँ पे कुछ
ट्रैकिंग एरर भी आता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट के लिए जो 3 फंड्स बताए हैं, इसमें से आप कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और उस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे आप निफ्टी 50 इंडेक्स का 2 फंड सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इन सारे फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो सेम है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही फंड सफिशिएंट है। हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सेकंड फंड होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड का मतलब ये हुआ कि मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों में ही जो 50-50 स्टॉक्स होते हैं वो बिल्कुल अलग स्टॉक्स होते हैं, वहाँ किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं होता है। तो आप एक साथ अगर चाहें तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इन दोनों के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों ही इंडाइसेस के सिर्फ एक एक फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 फंड सेलेक्ट किया है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये दोनों ही फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन दोनों ही फंड्स का एग्जिट लोड 0 है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आप 500 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट दैट इज एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आप 100 रुपीज़ से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 10 होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो एज कंपेयर टू निफ्टी 50 वेल डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप 10 होल्डिंग्स का वेटेज है आउट ऑफ टोटल 50 स्टॉक्स वो है अबाउट 32% का। साथ ही यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। लाइक यहाँ भी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन वो है अबाउट 17.5% का, और एफएमसीजी सेक्टर में एक्सपोजर है अबाउट 12.5% का। यहाँ पे आपको 2 पीएसयू कंपनीज भी मिल जाएंगी, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं, तो यहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशियो तो थोड़ा कम होगा, लेकिन ये रिटर्न वाइज कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेंगे। अभी तक हमने जिन फंड्स के बारे में जाना है दैट इज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स पे होगा। नाउ अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर चाहते हैं तो एज अ थर्ड फंड आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स एक्टिव फंड्स हैं जिसे फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं, दैट इज बेसिस मार्केट कंडीशन। वो किसी भी प्रपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फ्लैक्सी कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, केनरा रूबिको फ्लैक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पर अगर आप इन फंड्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो केनरा रूबिको फ्लैक्सी कैप फंड में है 54 स्टॉक्स, पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड में है 44 स्टॉक्स और पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में है 29 स्टॉक्स। अभी तक जिन भी फंड्स का डिटेल्स हमने चेक किया है तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स इन फंड्स का 30, 40, 50 के आसपास है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एक भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टॉक्स खरीद रहे हैं। इसीलिए ये मना किया जाता है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ स्कीम्स नहीं रखें। अगर आप 3, 4 या 5 स्कीम भी रखते हैं तो ओवरऑल आपका जो एक्सपोजर होगा स्टॉक्स में वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा फंड्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा और बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन का निगेटिव असर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न पे पड़ सकता है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट का अबाउट 53% लार्ज कैप में, अबाउट 6% मिड कैप में और अबाउट 6% ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही ये फंड अपने टोटल एसेट का अबाउट 15.5% फॉरेन इक्विटीज में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। पीजीआईएम इंडिया अपने टोटल एसेट का अबाउट 59% लार्ज कैप में, अबाउट 21% मिड कैप में और अबाउट 18% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है।
केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड अपने टोटल एसेट का अबाउट 74% लार्ज कैप में, अबाउट 19.5% मिड कैप में और अबाउट 2% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इन फंड्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये क्वाइट क्लियर है कि अगर आपको यूएस इक्विटीज में भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए तो वहां पे आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ इंडियन इक्विटीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जिसके थ्रू आपको मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो वहाँ पे आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जिससे आपको मिड कैप के स्टॉक्स में तो अच्छा एक्सपोजर मिले लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए, इन दैट केस आप केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो का टॉप होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं। तो अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो यहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस फंड का यूएस इक्विटीज में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। इस फंड ने माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन और मेटा दैट इज फेसबुक में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस और कमिंस इंडिया। और केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस और एसबीआई। अभी तक हमने कुछ फंड्स के बारे में जान लिया है जिसमें एज अ न्यू इन्वेस्टर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है तो आप इन तीनों कैटेगरीज से सिर्फ एक एक फंड ही सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी का 2 फंड अवॉइड करें सिलेक्शन करना। तो निफ्टी 50 का एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का भी आप एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट का थोड़ा आइडिया हो जाता है और आप और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से भी ज़्यादा है और साथ ही आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, इन दैट केस लेटर ऑन आप स्मॉल कैप कैटेगरी का भी एक फंड ऐड कर सकते हैं। नाउ हम जान लेते हैं कि एक बार हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो एक बार आपने अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना लिया तो उसे आप 3 या 4 मंथ्स में एक बार जरूर चेक कर लें कि उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। अगर आपको लगता है कि उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको फंड्स चेंज करना है। एक बार आपने अच्छे फंड्स का पोर्टफोलियो बना लिया तो उसे आप कुछ सालों तक कंटिन्यू करेंगे और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इन फंड्स में बने रहेंगे तो ओवरऑल आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो है एसआईपी। एवरी मंथ आप कुछ अमाउंट का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इन फंड्स में। और अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप अवॉइड करें। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो उसे आप 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स का STP दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। सो STP में जो भी आपका पैसा है लमसम वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट होता है और लिक्विड फंड से वो पैसा इक्विटी फंड में एवरी मंथ ट्रांसफर होगा, दैट इज इन्वेस्ट होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है उसको मैं आंसर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।